ये बच्चों, फिर आज आप लोगों के लिए हम लेके आ चुके हैं क्लास 7। ये आपको एनसीईआरटी की पुस्तक है, उसको हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है। इसमें आपको हम इस 6 चैप्टर को पूरी तरह से आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए आए हुए हैं तो जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल रहा है उसको आप लोग जो है टिक कर दीजिए। अब कैसे टिक करना है ये आप लोगों पे हम छोड़ देते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं वो वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए। इस चैप्टर में जो पहले दिया हुआ एक उत्साहित रेणुका जो है नाम की लड़की है, बहुत ही उत्साहित है। उसके चाचा का नाम श्रीकांत है और लगभग वो 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे और बहुत यात्रा भी करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी एवं जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका जब परिचय करवाया तो दूरस्थ भूस्थल तथा वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें वो हमेशा उसे आकर्षित करती रहती है। तो इसमें आपको कहानी दिया हुआ है। पहला जो आपको इस चैप्टर में जो मुख्य बातें हैं वो है, आपको पहला है कि क्या आप जानते हैं, और दूसरा चीज़ है अमेजन बेसिन में जीवन। तो सबसे पहले हम लोग इनको देखेंगे कि क्या आप जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर के मुख्य बातों पर। तो कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी बुक में अगर आपको दिया हुआ इस टाइप से रहे तो ज़रूर उसे आप सबसे पहले देखने का कोशिश करिएगा। कहता है जब स्पेन के अन्वेषकों ने नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। कहता है कि स्पेन के लोग सबसे पहले नदी की खोज कहाँ के लोगों ने किया था, तो स्पेन के अन्वेषकों ने। तो वहाँ पे जो लोग थे वो सुरक्षा कवच जो हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए जो कुछ लोग आदिवासी, स्थानीय आदिवासी थे, उस पर उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ गया। कहने का मतलब है कि जो स्पेन के अन्वेषक थे जो नदी की खोज की, उस समय जो था सिर्फ सुरक्षा कवच जो हेडगियर होता है एवं घास का स्कर्ट पहने हुए कुछ ऐसे स्थानीय लोग था जिन्होंने उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमणकारियों ने उन्हें जो प्राचीन के जो उस समय प्राचीन समय के जो रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला जो थी योद्धाओं के आक्रमण समूह का उनको याद दिला दिया, इसलिए उसका नाम अमेजन पड़ गया। अब हम लोग यहाँ पे अमेजन की बात देखेंगे। क्या है अमेजन बेसिन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहता है अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हमें मानचित्र 6.2 देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो है 6.2 जो है मानचित्र को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो ये आपको मानचित्र हो गया 6.2 का, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो है दक्षिण अफ्रीका में अमेजन बेसिन। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये आपको हो गया दक्षिण अफ्रीका का जो है वो चित्र हो गया। और इसमें जो आपको ये जो बेसिन दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा है, ये आपको क्या है अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी इसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है, इसको अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहता है कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम लोगों ने क्या किया, मानचित्र को देख लिया, ठीक है। ध्यान दे कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में अवस्थित है, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कहाँ पे स्थित है, तो वह कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य में है। जो भूमध्य रेखा है वह 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखा कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर क्या होती है, गुजरती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में
कैसे पहुंचती है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं। कहता कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मान लीजिए कोई नदी है, ऐसे 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 बह के आ रही है, ये नदी का है, और यहाँ पे पहले से जल क्या है, आपको पहले से यहाँ पे जल है। तो अगर कोई नदी किसी अन्य जल की राशि में अगर यहाँ आके मिलते हैं तो ये नदी का क्या हो गया, मुहाना हो गया। इसको याद रखिएगा, नदी का मुहाना किसे कहेंगे कि कोई नदी अगर किसी जल राशि में आकर क्या होगी, मिलेगी, तो उस जगह को क्या कहेंगे, मुहाना कहेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है तो उसे मुहाना कहते हैं। उसके बाद अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए ये नदी हो गया, अमेजन हो गया, और इसमें बहुत सारी नदियां जो है दोनों तरफ से आके मिलती है, तो ये जो पूरा का पूरा भाग हो गया, इसे क्या कहेंगे, अमेजन बेसिन कहते हैं। यदि नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। कहता है कि अमेजन नदी की जो भाग है वह कुछ भाग जो है आपको ब्राज़ील में बहता है, कुछ भाग आपको पेरू में बहता है, कुछ बोलिविया में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, तथा ऐसे छोटे छोटे और भी जगह में जो है अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में उत्तर स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हम लोग बाद में कराएंगे। अब देखिए सहायक नदियाँ, एक शब्दावली आती है, सहायक क्या होती है? तो सहायक नदियाँ क्या होती है? यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मान लीजिए गंगा एक नदी है, और जो जैसे कमला हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, छोटे छोटे गंडक हो गया, जो भी नदियां अगर बिहार गंगा जी में आके मिलेगी तो वो गंगा जी की वो कौन सी हो गई, सहायक नदियां हो गई। क्या हो गई, वो गंगा जी की सहायक नदियां हो गया। तो सहायक नदी क्या होती है कि वह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी से मिलके बनती है। ठीक है, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र जो है किसका है, तो ये आपको अमेजन नदी का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे जलवायु। अगला टॉपिक क्या है, जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नर्म जो है जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का जो तापमान उच्च होता है और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय में तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्षा वन। जैसा कि आप चित्र 6.2 में 3 में देख सकते हैं, ये अमेजन का वन है। ये जो है आपको अमेजन का वन दिया हुआ है, तो वर्षा वन का हम लोग चर्चा करेंगे। इन प्रदेशों में जहाँ का अमेजन वनों में अत्यधिक वर्षा का कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन है, यानी कि बहुत ज़्यादा वन है उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं, मतलब एकदम पास पास एकदम झाड़ियों वाला होता है कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। यानी कि छोटे छोटे इतने छोटे 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 पेड़ होते हैं कि पत्ती से क्या होता है, जैसे लगेगा कि छत बन गया, यानी कि सूरज की रोशनी भी अंदर पास नहीं कर पाती है, छत बन जाती है, जिसके कारण सूरज का प्रकाश धरातल तक क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। अगर जो मान लीजिए अगर छोटा छोटा पेड़ ऐसे 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 पूरा पेड़ भरा हुआ है तो ये जो ऊपर वाला भाग है वो क्या होता है, छत बन जाता है। अब जो सूरज की रोशनी है वह ये इस पर नहीं पहुंचती है, तो नहीं पहुंचने के कारण जो भूमि नीचे का जो जमीन है वह क्या होता है, हमेशा
नम रहता है और इसमें प्रकाश रहित होता है, यानी प्रकाश इसमें नहीं पहुंच पाता है। यहाँ केवल उन्हीं वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। अगर अब धूप नहीं आएगा मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा पेड़ जो है आपको बढ़ेगा, तो जो पेड़ में क्षमता होगा बिना धूप का वो उसमें वही बढ़ सकता है। जैसे आपको बता दें, परजीवियाँ कुछ परजीवी होते हैं, जैसे परजीवी पौधे में आपको हो गया आर्किड और ब्रोमीलाइड पौधा जो होता है, ये सब आपको पैदा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्षा वन में जो है प्राणी जात की प्रचुरता होती है। वर्षा वन में क्या होता है कि बहुत सारे प्राणी जात होते हैं जो है बहुत मात्रा में होते हैं, जैसे टूकन, गुंजन पक्षी, ये आपको टूकन हो गया, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाव एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं। ऐसे पक्षी क्या होते हैं जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यह जैसे प्राणियों में अब जो मान लीजिए आपको बंदर हो गया, स्लॉथ हो गया, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद है आपको इस पे चलेंगे, पहले ये देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, अभी हमने ब्रोमाइड का चर्चा किया था, ऊपर ब्रोमाइड का हमने चर्चा किया था, दो पौधे का परजीवी का नाम बताया था, दो परजीवी का नाम बताया था, एक ब्रोमीलाइड और दूसरा है आर्किड। तो ब्रोमीलाइड के बारे में दिया है। ब्रोमीलाइड जो है एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब देखिए, जो ब्रोमीलाइड जो पेड़ होता है वो क्या करता है, अपनी पत्ती में जल को क्या करता है, संचित करके रखता है, और इसलिए जो वह जो है वह क्या है, एक वर्षा वन में रहने वाले पौधे हैं, परजीवी हैं। मेढक जो है जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग जो है अंडा देने के लिए करते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इसी वन में पाई जाती है। जैसे कि जो सांप सब होता है और उसके जो प्रजाति होते हैं वह भी इन वनों में पाए जाते हैं। मगर, सांप, अजगर, मगरमच्छ, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों ऐसे कीड़ों मकोड़ों इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले जो पिरान्या, मत्स्य समेत मछली की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से बहुत ही समृद्ध है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ भी आपको वर्षा वन है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे भी रहते हैं और साथ ही बहुत सारे प्राणी भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे ऊपर में आपको टेपिर बोले थे, ये जो चित्र दिया हुआ है ये किसका है, टेपिर का है। चलिए आइए कुछ करके सीखते हैं, वो आप लोग सीख लीजिएगा। अगला टॉपिक है वर्षा वन के निवासी। कहता यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। यानी कि एक एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर वन है और वहाँ के जो कुछ प्रवासी है, कुछ लोग जो निवासी हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे कुछ क्षेत्रों को क्या करते हैं, वृक्ष को काट करके वहाँ पे भोजन के लिए वो लोग फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष जो है शिकार भी करते हैं तथा नदी में मछली भी पकड़ते हैं, नदी में मछली भी पकड़ते हैं। जबकि महिलाएं क्या करती है, फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण भी करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती है। किसका प्रयोग, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियक होता है, जिसे कशावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर क्या होता है, पैदा होता है और चींटी की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं।
कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में भी रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे अब जो है बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एक रास्ता था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना अब जो है संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों व हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अब वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपना पौराणिक तरीके से खेती कर रहे थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं, तो हम लोग उसको जानने वाले कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर चलेंगे आगे। क्या है, अभी हमने पढ़ा कर्तन एवं दोहन। क्या है कर्तन एवं दोहन? क्या है कि पद्धति में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि का साफ करते हैं, फिर इसको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है, ठीक है। अभी जो हमने कर्तन पढ़ा था, उसके बाद क्या है कि जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। इसलिए टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को फिर से साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो कतरन एवं जो दहन की जो प्रवृत्ति है, तो उसमें क्या करता है, कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा साफ करता है जमीन, वो जो छोटे छोटे झाड़ियों क्या करता है, काट को वहाँ पे जला दिया जाता है। फिर कुछ दिन के लिए यहाँ पे खेती करता है, और जब खेती करते करते जब यहाँ ज़मीन उपजाऊ खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरे क्षेत्रों में ये खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब दूसरे क्षेत्रों में जब खेती करने के लिए जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे फिर से फसल मतलब छोटे छोटे पेड़ उगने लगते हैं। तो फिर से यहाँ पे जो है वो लोग खेती करते हैं। तो एक बार इधर करेंगे, फिर कुछ दिन के लिए इधर करेंगे, तो इसे कर्तन एवं दोहन कृषि कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, ठीक है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अब जो अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। जो पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए एकमात्र नदी मार्ग था, लेकिन अब क्या हो गया है कि रोड बन गया है, जिसके कारण हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर से भी लोग जा पाते हैं, और साथ ही क्या कहते हैं, मार्ग से भी जा सकते हैं। अब हम विकास की गतिविधियों के लिए जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे अब नष्ट हो रहा है। जो विकास की गतिविधि जो जिस कारण से बढ़ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जैविक विविधता वाले जो वर्षा वन है वो अब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बहुत बड़ा भाग जो है लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 6.6 में जो आपको देखने को मिल रहा है कि वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, वनों का क्रमिक में आप देख सकते हैं कि जो वनों का क्रमिक ये दिया हुआ है कि पहले आपको इस क्षेत्र में पूरा पेड़ लगा हुआ था, फिर लोग यहाँ साफ करके खेती करते हैं, फिर जो है लोग यहाँ पे साफ करते हैं। आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरा वन जो है समाप्त होने के कगार पे आ चुका है। अब हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। जैसे 6.8 में आपको एक चित्र दिया हुआ है, ये आपको हो गया एक बेसिन हो गया, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यह जो है बेसिन उपोष्ण से 10 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में अवस्थित है। जो घाघरा है, सोन नदी है, चंबल है, गंडक है, कोसी
जैसे गंगा की सहायक नदी हो गया, तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हो गया आपको, घाघरा हो गया, सोन हो गया, घाघरा सोन, चंबल हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गया। ये आपको हो गया गंगा की सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें जो है अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढिए आप लोग, ये आप लोगों को हम दे दिए हैं क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है पर्वत और हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में क्या है, अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच जो है वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। एकदम सही है, आप मानचित्र में 6.8 में देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो है स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के प्रतिकूल है, उल्टा है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पे क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी उपजाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं, आपको ये सब फिगर में नीचे। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं से फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ था, शब्दावली, जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जनसंख्या, यानी कि 1 किलोमीटर का जो आपको एरिया होता है वर्ग, उसके उनमें लोगों के रहने वाली जनसंख्या। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या हुआ कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का घनत्व 1039 एवं बिहार का 1102 है। तो इसको याद रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको 1102 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। एकदम सही है, जहाँ जहाँ अगर भू आकृति जैसा रहेगा वनस्पति भी उसी प्रकार से पाई जाएगी। अगर बात गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जैसे आपको सागवान मिलेगा, साखू मिलेगा, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में आपको घने बाँस, घने झुरमुट पाए जाते हैं, बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैनग्रोव वन से जो है घिरा हुआ है, जैसे कि आपको उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की जो ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीर, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वन जो है, अतिशंकुधारी पेड़ जो है आपको पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि धान की खेती है, धान की खेती उसी क्षेत्र में होता है जहाँ पे क्या होती है, जल की उपलब्धता ज़्यादा होती है, जल की उपलब्धता ज़्यादा होती है। और आप देख सकते हैं असम की खेती, क्योंकि असम में जो है जहाँ क्या कहें, जहाँ की आपको भू आकृति अगर जिस प्रकार है तो वनस्पति भी उसी प्रकार से उगते हैं। अब बेसिन में विविध प्रकार के वन्य प्राणी जो है पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरन
बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। बेसिन में जो जीव पाए जाते हैं वह जीव कौन से होते हैं? तो आपको हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं ठीक है, क्या है? डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर नाम है टाइगर का, एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। उसके बाद है कि जो कुछ मछलियां हैं जैसे रेहू, कातला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां भी होती है। मछली एवं चावल जो है इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। इसलिए कहा जाता है कि बंगाल के लोग जो हैं ज़्यादा जो है मछली चावल के शौकीन हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेदिका कृषि क्या होती है। तो देखिए वेदिका कृषि एक देख लीजिए, ये हो गया आपको फिगर हो गया वेदिका कृषि का। तो कहता है कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। वेदिका का निर्माण कैसे किया जाता है? खड़ी ढलान पर समतल करके, कुछ ऐसे ऐसे जगह को क्या करेंगे? समतल करके कृषि करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसे ढलान पे खेती होगा तो जल अगर यहाँ रहेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ आ जाएगा। इसलिए ढलान को क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं? इसको समतल बनाया जाता है और फिर उसको उसमें जो है जल की खेती किया जाता है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, थोड़ा लंबा चैप्टर है इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आराम से पूरा वीडियो देखेंगे। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वो अलवण जल है, इसलिए इसमें फिर भी इसमें एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। क्या कह रहा है कि सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या कर रहे हैं? आज जो है नष्ट किए जा रही है। अब हम एक बार झील की कहानी देखेंगे। ये आपको झील दिख रहा है, जीविका का साधन झील किसी लोगों की जीविका। विनोद एक क्या है? मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछली की विविधता प्रजातियों को पालने के लिए उसने साथी मछुआरे जो रविंदर, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन एवं चाप झील को साफ किया और झील में उगने वाले जो खरपतवार नाशी जो है वेलिनोर्निया हाइड्रिलिया ऐसे पदार्थों को उन्होंने मछलियों का भोजन बनते हैं। झील में जो उगने वाले स्थानीय खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं? मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है। वह इस जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसे फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं और नदी में पकड़ने, खाने एवं बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिसे पकड़कर वह पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाए रखता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं रहता। अब हम क्या आप जानेंगे? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो जो प्रधानमंत्री मोदी थे उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का क्या किया? इन्होंने शुभारंभ किया था। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं अंतिम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की ओर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में देखते हैं कि क्या कह रहा है।
तो कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहरों एवं कस्बों का शहर स्थित है। जैसे आप ये देख रहे हैं गंगा के नदी तट पर स्थित जो है वाराणसी है, और यहीं पे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो कह रहे हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहरों एवं कस्बे हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, आप जैसे 6.13 में देख सकते हैं। उसके बाद इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे क्या होता है, नदी प्रदूषित हो रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र जो है उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। एक हो गया मैदानी इलाकों के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। फिर नदी के तटीय क्षेत्र में आपको जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन यानी बंदरगाह भी है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी अवस्थित हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पर्यटन इन बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर आगरा में यमुना के किनारे स्थित जो ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ का आपको इमामबाड़ा हो गया, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य एवं अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल भी है। आपको 6.4 में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये आपको देखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ का जो है संरक्षण किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ छूट गया है, वो है कि क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, ये जो है चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों से अगर जिसे भी आता है तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, और आपके लिए ये 4 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपके आंसर का जवाब रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब आपका दिन शुभ हो।